नमस्कार, मैं अशोक कुमार। इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री और दी हिंदू के बिजनेस लाइन में एसोसिएट एडिटर श्री शिशिर सिन्हा। आज हम इनसे बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट के आगामी बजट और देश की मौजूदा आर्थिक हालतों पर। आपको पता होगा, ये मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट है। उसके बाद सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया इसके लिए। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न ये है कि मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक हालातों को देखते हुए आप किस प्रकार के बजट की उम्मीद करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि परंपरा ये कहती है कि ये सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट होगा। नियम इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाता, यानी कि अब सरकार के पास 2024 में भी एक बजट पेश करने का मौका होगा। और अगर आप याद करिए तो 2019 में जब मोदी सरकार का पहला कार्यकाल खत्म हुआ था, उस समय भी जब बजट पेश किया गया था, कहने को तो वो अंतरिम बजट था, लेकिन बहुत सारी उसमें घोषणाएं की गई थी। जैसे आप किसान सम्मान निधि की बात करें तो एक तरीके से ये कहें कि सरकार के पास दो मौके हैं अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करने के लिए, कुछ नई घोषणाएं करने के लिए। अब सवाल है कि 2023-24 का बजट कैसा होगा। अभी की जो परिस्थितियां हैं बहुत तेजी से बदली है। सबसे पहला तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इसने विश्व को या विश्व की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से कहें कि काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब कोविड की मार पड़ रही है, कोविड के एक नए वेरिएंट की वजह से है। यूरोप में पहले से ही मंदी है, अमेरिका में हल्की मंदी की सुगबुगाहट है, और इन सब के बीच में कहा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है और उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, ये कहना गलत होगा। अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होगी, लेकिन अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो बजट में कोशिश ये होनी चाहिए, या ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि किस तरीके से इन चुनौतियों से निपटने के लिए उपाय किए जाएं। जैसे कि आप निर्यात को बढ़ावा दें, जैसे कि नए बाजार की ओर बढ़ें, जैसे कि घरेलू बाजार में मांग बढ़े, जैसे कि लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए जिससे कि वो मांग बढ़े। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि ये चुनाव के ठीक पहले का बजट है, तो कुछ लोक लुभावन बातें भी जरूर देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के बजट जो हमें ये इस बात का लग रहा है कि शायद फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ ना जा करके अभी पूरा जोर ये होगा कि किस तरीके से मांग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले और विदेशी जो निर्भरता है, निर्यात के ऊपर जो निर्भरता है, विदेशी बाजारों पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जो निर्भरता है, उस निर्भरता के बजाय घरेलू जो मांग है वो उसकी कमी को पूरा कर सके। तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का बजट जो है वो हम 2023-24 का देख पाएंगे। अगर सर हम पिछले बजट को देखें तो उसमें सरकार जो है आपूर्ति पक्ष है उसको मजबूत कर रही है, वो निवेश की बात कर रही है, लेकिन जो जनता की ओर से जो डिमांड होती है, आपको क्या लगता है इस बजट में ऐसे कौन से उपाय किए जाने चाहिए, या सरकार को आपको जो उम्मीद है जिससे कि मांग पक्ष है वो मजबूत हो, जनता जो है डिमांड करे? देखिए, सप्लाई साइड को तो मजबूत करना है, और आपको पता होगा कि बजट में दो हिस्सा होता है। एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग पूंजीगत खर्च कहते हैं, और दूसरा जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग राजस्व खर्च कहते हैं। अगर आप 2022-23 का बजट देखिए तो लगभग 39 लाख करोड़ का बजट था, 39.45 लाख करोड़ का बजट था, और उसमें 7.5 लाख करोड़ जो था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था और बाकी जो था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बीते कुछ समय से बढ़ा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 2022-23 में सप्लाई साइड के ऊपर फोकस था, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ावा दिया गया। तो अभी की जरूरत यह है कि एक जुडिशियस मिक्स हो। जुडिशियस मिक्स का मतलब यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो आप बढ़ोतरी कर रहे हैं उसकी रफ्तार को आप बनाए रखिए। 7.5 लाख से आप 10 लाख पे ले जाइए, 12 लाख पर ले जाइए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपको जरूरत है, क्योंकि आपको जो उसका मेंटेन करना है उसके लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहिए। अब आपका सवाल है कि मांग बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे जो सरल उपाय होता है कि लोगों के हाथ में पैसे दें। आप लोगों के हाथ में पैसे कैसे देंगे? कि इनकम टैक्स के स्लैब में फेरबदल करके। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो अब आपके पास अगर ये बढ़ाते भी हैं तो उस 1.5 करोड़ लोगों को ज्यादा फायदा होगा या 2 करोड़ लोगों को ज्यादा फायदा होगा, जबकि 140 करोड़ की आबादी है। तो हमारा ध्यान इस चीज पे है कि जीएसटी को लेकर के क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जीएसटी बजट के दायरे से बाहर है, बजट में उसकी चर्चा नहीं होती है अगर मैं नियम को, कानून की मूल धारणा को छोड़ दूं
तो मुझे लगता है कि बजट के इतर अगर आप जीएसटी की दर में बदलाव करें जिससे कि सामान सस्ता हो, और इधर इनकम टैक्स की दर में कम करें जिससे कि लोगों के हाथ में आमदनी आए, तो बाजार में मांग बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो बढ़ोतरी है उसकी रफ्तार को बनाए रखना होगा, तभी जाकर के आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जो डिमांड क्रिएट होगी, उससे निपटने की स्थिति में आप आ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि इम्बैलेंस यानी कि असंतुलन पैदा होगा जो अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। अगर सर ग्रामीण क्षेत्र में जो अगर आपूर्ति को हम देखें तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो नरेगा योजना का है, जिसमें जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में पैसे आते हैं और वो बाजार से कुछ सामान खरीदते हैं। एक अर्थशास्त्री से नज़रिए से आप इस योजना को कैसे देखते हैं? दूसरा प्रश्न इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि हाल ही में कई सारी ऐसी खबरें आई थी जिसमें कि वहाँ पे जो कर्मचारी थे उनके वेतन जो है समय पर नहीं मिल रहा था। ऐसा क्या कारण है कि सरकार जो है पता होने के बावजूद जो है बजट उसका एलोकेशन कम करती इस योजना के लिए? देखिए, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, ये एक डिमांड ड्रिवन है। यानी कि ये अगर कोई मांगे तो आपको देना ही देना है, रोजगार देना ही देना है 100 दिन का, ये कानून कहता है। तो आप अगर बजट का एलोकेशन देखें तो बजट के एलोकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि रिवाइज एस्टिमेट क्या आता है। अगर रिवाइज एस्टिमेट बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि मनरेगा को लेकर के जो शिकायत होती है कि लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो शिकायत से आप निपट सकते हैं। दूसरी जो बड़ी बात होती है कि इसमें राज्य सरकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपको पता है कि चूंकि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, यानी कि कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का और कुछ हिस्सा राज्य सरकार का है। तो अगर राज्य सरकार अपनी जवाबदेही पूरी तरह से नहीं कर पाती है या राज्य सरकार उस तरह के संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाती है, तो वो भी परेशानी आती है। तो केंद्र सरकार की ओर से आवंटन बढ़ेगा, इस बात की हम उम्मीद कर रहे हैं। और जो आप रिवाइज एस्टिमेट देखेंगे जिसका ऐलान बजट के ठीक साथ होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि मनरेगा का एलोकेशन जो बजट में आपको कम होता हुआ दिख रहा था वो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। लेकिन अभी भी इस स्कीम के ऊपर हमें ज़्यादा निर्भरता रहने के बजाय हमें ये देखना है कि ग्रामीण इलाके में और खासतौर पे कृषि की स्थिति किस तरीके से हम और बेहतर करें, जिससे कि मनरेगा के ऊपर निर्भरता कम हो सके। और मनरेगा के ऊपर एक परेशानी ये भी हो जाती है कि मनरेगा को अगर हम ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो कृषि के लिए जो मजदूर मिलने चाहिए उसकी कमी हो जाती है। तो हमको इन दोनों के बीच में संतुलन लाना है। मनरेगा के ऊपर दीजिए लेकिन मनरेगा के ऊपर ही दीजिए, ये सही नहीं होगा। हमको उसमें यह भी देखना है कि कृषि के लिए हम कितना ज्यादा से ज्यादा उपाय करें जिससे कि जो समस्या कृषि की है वो दूर हो सके, वहां पर वो पर्याप्त मजदूरी दे सके, वहां पर उनकी निर्भरता मनरेगा के ऊपर ना रहे। और देखिए, एक हकीकत यह है कि देश में 86% जो हमारे किसान हैं छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन होती है। तो अब उनके लिए आप ये सोचें कि रातों रात परिस्थितियां बदल जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। वहां पर आपको उनके लिए एक लंबे समय की रणनीति और मध्यम समय की रणनीति बना करके चलनी होगी, तब जाकर के कृषि की जो या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी। मेरी राय ये रही है कि मनरेगा एक अच्छी योजना है, लेकिन मनरेगा को ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनाया जाए, ये उचित नहीं होगा। हाल ही में सरकार ने खेती बाड़ी के मुद्दे पे 3 कानून लाए थे, फिर वो कानून जो है वापस लेने पड़े। कृषि में सुधार के लिए एक अर्थशास्त्री के तौर पे आप किस तरह के सुधारों को सुझाव देंगे? मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कृषि में मार्केटिंग है, विपणन जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज किसान की समस्या ये नहीं है कि वो उत्पादन नहीं कर पा रहा है। किसान की समस्या ये कि उसके उत्पाद को बाजार तक सही तरीके से पहुंचाया जा रहा है कि नहीं, और बाजार में उसकी वाजिब कीमत मिल पा रही है कि नहीं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि 86% जो हमारे किसान हैं छोटे और सीमांत हैं, इनकी समस्या क्या होती है कि इनका जोत छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास पैदावार कम होगा, इनके पास उत्पाद कम होंगे, और एक सीमित मात्रा में उत्पाद को बाजार में ले जाना, उसकी लागत बहुत ज़्यादा होगी। तो क्यों ना हम विपणन की एक मजबूत व्यवस्था ऐसी बनाए कि गांव-गांव, देहात-देहात तक छोटे से सीमांत किसानों से सामान अच्छी कीमत पर खरीदा जा सके और उसको फिर जाकर के बाजार में बेचा जा सके। तो मार्केटिंग और सप्लाई चेन हम जब तक डेवलप नहीं करेंगे, कानून देखिए, कानून की बात नहीं होती है, जरूरत होती है एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जिसके जरिए आप इस सप्लाई चेन को डेवलप करते हैं, जिसके जरिए आप मार्केटिंग को डेवलप करते हैं, जिसके जरिए आप किसानों को ये एक मौका देते हैं कि वो अपने उत्पाद की कीमत ले सके। देखिए,
हम लोग बार बार कहते हैं कि किसान इकलौता उत्पादक है जिसको अपने उत्पाद की कीमत तय करने का अधिकार नहीं है। एक फैक्ट्री का मालिक जो है, चाहे वो साबुन बनाता हो, सुई बनाता हो, बटन बनाता हो, उसको ये अधिकार है कि अपने उत्पाद की कीमत कितनी तय करे। ये किसान को आज़ादी नहीं है। क्या हम ये सुविधा उसको दे सकते हैं? अगर हम नहीं दे सकते हैं तो हम उसके उत्पाद की सही कीमत देने का इंतजाम कैसे करें? हमें इस पे जोर देना होगा। कानून जितने भी बने, उन कानून में केंद्र बिंदु में यही होना चाहिए कि उसके उत्पाद का वाजिब कीमत मिले। जब मैंने नरेगा पे आपको प्रश्न पूछा तो आपने जवाब में राज्यों की बात की। राज्यों की जहाँ पे विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहाँ की शिकायत रहती है कि जो मौजूदा केंद्र में हुकूमत है वो फंड जो है हमें अलॉट नहीं कर रही है। और आपने ये देखा होगा कि जो सेस हैं वो केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा लगा रही, जिसका राज्यों के साथ में बंटवारा नहीं होता है। राजकोषीय संघवाद को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या आने वाले बजट में इस पे कोई केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा सकती है? इसकी उम्मीद तो नहीं है कि कोई बड़े एक जो आमूलचूल परिवर्तन हो, बिल्कुल फंडामेंटल चेंज हो जाए, इसकी उम्मीद नहीं है। रहा सवाल की सेस का शेयर, देखिए आज के दिन में जो कुल कमाई है उसका लगभग 28% सेस के जरिए आता है, सेस और सरचार्ज के जरिए आता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि संविधान की ऐसी व्यवस्था है कि सेस और सरचार्ज हम राज्यों के साथ साझा नहीं करते हैं। तो जो हमारा डिवोल्यूशन पूल है वो हम उसमें डालते हैं और 41% जो केंद्र सरकार की कमाई है वो हम राज्यों के साथ साझा करते हैं। अब यहाँ पर ये कि राज्यों की कमाई कैसे बढ़े, राज्यों की आमदनी कैसे बढ़े। और जब से जीएसटी लागू हुआ तब से राज्यों की ये बहुत शिकायत रही है कि उनकी आमदनी के ऊपर असर पड़ा है। लेकिन आपको शायद ये जानकर के हैरानी होगी कि बीते 1 साल के दौरान, कोविड के बाद, राज्य सरकारों की आमदनी में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हमने देखी है। और ख़ास तौर पे जीएसटी से कमाई में अगर हम देखें तो अच्छी बढ़ोतरी हुई है। जो उनको कमी हुई है वो है पेट्रोल डीजल को लेकर के। पेट्रोल डीजल में उनकी परेशानी ये हुई कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कीमत घट जाती है तो उनकी कमाई पर असर पड़ता है। केंद्र सरकार की कमाई पर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए क्या होता है, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं स्पेसिफिक रेट है, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एड वैलोरम होता है। यानी कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमत, कच्चा तेल अगर $100 प्रति बैरल का हो या $50 प्रति बैरल का हो, हर में उसको 10 रुपए ही मिलेंगे। मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं। लेकिन राज्य सरकार के लिए क्या होगा, वो प्रतिशत है, तो वो 10% 50 का और 10% 100 का फर्क पड़ जाता है। तो राज्य सरकारों की थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर अभी आई है बीते कुछ समय में कि पेट्रोल डीजल से उनकी कमाई के ऊपर असर पड़ा है। लेकिन एक अच्छी बात क्या हो रही है कि बाकी जो जीएसटी से कमाई उनकी बढ़ी है, और केंद्र सरकार की अगर कमाई बढ़ती है तो राज्यों को जो डिवोल्यूशन है उसके ऊपर भी फायदा होता है। और एक मुद्दा जो हमेशा से मुझे लगता है कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई हर दौर में चला है, चाहे अभी का दौर हो, चाहे पिछली सरकार का दौर हो। उस समय भी ये होता था कि केंद्र सरकार उन राज्यों के साथ भेदभाव करती है जहां उनकी पार्टी की सरकार नहीं है। और उस समय योजना आयोग हुआ करता था, और योजना आयोग के आवंटन में कई बार ये शिकायतें आती थी कि आप उन राज्यों को तवज्जो देते हैं जहां पर आपकी अपनी पार्टी की सरकार है। तो ये शिकायत का दौर चलता रहेगा। राज्यों की आमदनी बढ़ी है, अब जरूरत इस बात का है कि राज्य जो है वो लोक लुभावन नीतियों से बचे। ये मुफ्त वाली जो चीजें होती हैं, जब आप बिजली मुफ्त में देते हैं, देखिए खाने पीने के सामान और सिंचाई के साधन और इन सब चीज़ों के मुफ्त में देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप टीवी मुफ्त में दे रहे हैं, मिक्सी मुफ्त में आप दे रहे हैं, जो कई राज्यों में हुआ है कि आपने चुनावी वायदे किए और इस तरह का जो देते हैं उसके ऊपर आपका खर्च होता है। बिजली है, देखिए बिजली का उत्पादन का आपको किसी न किसी को पैसा देना होता है। अगर आप लगातार हर किसी को आप मुफ्त देते रहेंगे तो उसका नुकसान तो सबको उठाना पड़ेगा। अगर आप एक सीमित वर्ग में, चाहे वो किसान का वर्ग है जिसको वाकई में जरूरत है, उसको आप दे रहे हो तो बात समझ में आती है। आप सभी को जब देना शुरू करेंगे तो फिर परेशानी होगी। तो मुझे लगता है कि राज्यों को अपनी वित्तीय सोच में एक बदलाव लाना पड़ेगा, और खास तौर पे ये जो एक हमारी रणनीति है कि चुनावी वायदे में हम कुछ ऐसे वायदे कर दें जिससे कि हमारा बजट पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाए, वो उससे बचना होगा। तभी जाकर के आप संसाधन का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। आप भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत करीब से देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था में एक नया जो कहें तबका तैयार हुआ है जिसको हम कहते हैं गिग इकोनॉमी। आप गिग इकोनॉमी को किस तरह से देखते हैं? क्या गवर्नमेंट आने वाले बजट में
इन लोगों के लिए कोई प्रावधान कर सकती है? देखिए, जो लेबर कोड है जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, उसमें लेबर कोड में गिग वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, चाहे उनकी सुरक्षा की बात की जाए या उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें दी जाए, वो सारी बातें की गई हैं। जहाँ तक रहा सवाल कि बजट में क्या कुछ ऐलान हो सकता है, तो बजट में इस बात के लिए कहा जा सकता है कि जब वो कोड इम्प्लीमेंट होगा और उसके लिए जो सामाजिक सुरक्षा के उपाय करने, उसके लिए क्या कुछ संसाधन मुहैया कराए जा सकते हैं। गिग इकोनॉमी एक रियलिटी है। आज के दिन में आपकी सर्विस सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा गिग के तौर पे आ रहा है, तो आपको उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने हैं। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप एक वेलफेयर फंड बना सकते हैं, आप उनके लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, छोटा सा ही सही कंट्रीब्यूट करिए। एम्प्लॉयर को आप मतलब इनकरेज करिए कि आप यदि गीग इकॉनमी के लिए आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर इस तरह की सहूलियतें हम दें तो फिर एम्प्लॉयर भी अट्रैक्ट होगा कि चलो हमको इनके लिए कुछ ज़्यादा करना चाहिए। मुझे लगता है कि बजट में शायद आपको बहुत कुछ होता हुआ ना दिखे, लेकिन हाँ, लेबर कोड के इम्प्लीमेंट होने के बाद आप गिग वर्कर्स के लिए काफ़ी कुछ होता देख पाएंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या जितने मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, उनका अनुभव अच्छा नहीं रहता है क्योंकि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। तो आपका क्या ये इस नए सेक्टर का उभरना अच्छा बात है? देखिए, अच्छी बात है, क्योंकि क्या है कि आज के दिन में आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए कि आप एक रेगुलर एम्प्लॉय को रखते हैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय को रखते हैं या पार्ट टाइम किसी पे रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके बहुत सारे कॉस्ट कम हो जाते हैं। आप अगर रेगुलर एम्प्लॉय को रखते हैं तो आपको ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, आपका ईएसआई कंट्रीब्यूशन है, 5 साल से ज़्यादा हो गया तो आपने ग्रेच्युटी देनी है, बहुत सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस आपको पूरे करने होते हैं। अब इन वर्कर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैंने जैसे कहा कि जैसे इनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी कवर देना है। अब सोशल सिक्योरिटी कवर देने में अगर मैं कहूं कि गिग वर्कर्स ही कंट्रीब्यूट करें तो शायद वो इनकरेज नहीं होगा, लेकिन हम कहें कि गिग वर्कर कंट्रीब्यूट करें और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करें तो हम उसको टैक्स बेनिफिट देंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग आगे आएंगे। आप यदि ये कहिए कि सरकार उसमें आप 10 रुपये दोगे तो हम 1 रुपये हम कंट्रीब्यूट करेंगे, तो लोग आगे आएंगे। तो सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के सहयोग से गिग वर्कर को सहूलियत दी जा सकती है। ये अकेले अगर कहें कि केवल प्राइवेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी गलत है, या ये कहें कि केवल सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये भी गलत है। दोनों मिलजुल करके अगर काम करें तो गिग वर्कर्स जो आज की एक सच्चाई है उनको हम पूरी तरह से मदद दे पाएंगे। मेरा एक फिर से खेती बाड़ी के प्रश्न है कि जब ये कानून के लिए जो आंदोलन किया किसानों ने, तब उन्होंने मांग रखी कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। एक अर्थशास्त्री के तौर पे आपको ये जो कानूनी गारंटी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसी संभावना है कि सरकार जो है बजट में उसके साथ में कोई बिल ऐसा लाए जिसमें एमएसपी को गारंटी दी जाए? ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई ऐसा बिल आने वाला है। क्या होता है कि सरकार की व्यवस्था को आप ये समझ लीजिए कि जब सरकार कमेटी दर कमेटी बनाती जाए तो यानी कि उस फैसले से वो देर लगा रही है या उस फैसले को फिलहाल टालना चाहती है। तो एमएसपी के लिए कमेटी बना दी गई है, वो कमेटी कब सिफारिश देगी, क्या देगी, तब जा कर के उसके ऊपर कुछ अमल होगा। तो ये एक पहलू है। दूसरा ये है कि क्या कानून बना देने से एमएसपी मिलना संभव हो पाएगा? मुझे थोड़ा संदेह है। संदेह क्यों है मैं आपको बताऊं। क्योंकि अगर आप किसी व्यापारी को आप डंडे लेकर चले जाएं और कहें कि आपको 100 रुपये देने ही देने हैं, तो वो व्यापारी हो सकता है कि उस डंडे के जोर पे आपको 100 रुपये दे दे, लेकिन वो व्यवस्था लंबे समय तक कामयाब नहीं हो सकती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो मैं बार बार जिसका जिक्र कर रहा हूँ कि एक आपका विपणन का व्यवस्था, मार्केटिंग का सिस्टम आप कैसे डेवलप करते हैं। आज क्यों छोटा व्यापार, एक छोटा किसान जो है वो एमएसपी से कम बेचने के लिए मजबूर है? क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं होता है। लेकिन जब उसको विकल्प मिलने लगेगा तो एमएसपी पे उससे खरीदारी हो पाएगी। और वैसे भी शांता कुमार कमेटी का अगर आपको रिकमेंडेशन याद हो तो एमएसपी से खरीद बहुत ही छोटी मात्रा में की जाती है, ज़्यादातर जो खरीद एमएसपी से कम पे की जाती है। ये हकीकत है, और हकीकत इसलिए है क्योंकि विपणन की व्यवस्था या प्रोक्योरमेंट की जो सिस्टम है वो हमारा इतना मजबूत नहीं हो पाया है, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे और सीमांत किसानों को उठाना पड़ता है। तो आप एमएसपी को कानून बनाने के बजाय, मेरा ये मत है एक अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते, कि आप उनसे सामान सीधे खरीदने का इंतजाम करें, बजाय कि अगर किसी बिचौलिए के हाथ पे जाता है तो वो कम दाम पे खरीदेगा।
लेकिन हम उससे सीधे खरीदेंगे तो हम उसको वाजिब कीमत दे पाएंगे। ये मैं थोड़ा वापस अपने प्रश्न को पूछता हूँ कि क्या आर्थिक तौर पे, आर्थिक दृष्टिकोण से एमएसपी देना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्यदायक है? एक अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूं कि इससे महंगाई पे असर पड़ता है। आज अगर आप किसान को ज़्यादा कीमत देते हैं तो जाहिर सी बात है हर साल अगर बढ़ोतरी होती है तो इससे बाजार में जो कीमत होगी वो कीमत ऊपर जाएगी। लेकिन दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि क्या किसान को उसके उत्पाद की इतनी कीमत मिले जिससे कि वो किसानी के लिए प्रोत्साहित हो। एक सर्वे कराया गया था जिससे पता चला कि आने वाली पीढ़ी किसानी के लिए प्रोत्साहित नहीं है क्योंकि उसको किसानी में कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और वो फायदा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसके उत्पाद की उसको वाजिब कीमत नहीं मिल रही है। तो मेरा मानना है कि एमएसपी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसके लिए वाजिब कीमत का मतलब क्या है कि जो आप लागत लगा रहे हैं उसके ऊपर आपको मुनाफा हो, और मुनाफा इतना हो जिससे कि आप आगे चल करके उस व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो। अगर वो प्रोत्साहन आप किसी भी व्यवस्था से दे पाते हैं, चाहे आप उसको एमएसपी का नाम दीजिए, चाहे आप मार्केटिंग का नाम दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। एक अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते मैं दोबारा कह रहा हूं कि हमें इस बात का भी ध्यान में रखना है कि महंगाई के ऊपर बहुत ज़्यादा जब असर पड़ेगा तो उसका बोझ हर किसी को उठाना होगा, क्योंकि महंगाई एक ऐसा कर है जो हर किसी को देना होता है और उसका सबसे ज़्यादा बोझ उन पर पड़ता है जो गरीब होते हैं। तो आपको ये तय करना है कि हम इस व्यवस्था को कैसे अपनाते हैं। अपने महंगाई का जिक्र किया। महंगाई भारत में अभी देखें तो एक अच्छे खासे स्तर पर है। अभी जो आरबीआई के जो मानक हैं 6 से उसमें जो है कमी आई है, 5.62 के करीब है, और जो आर्थिक ग्रोथ है वो भी इतनी नहीं हो रही है। क्या भविष्य में भारत में स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ सकती है? नहीं, देखिए स्टैगफ्लेशन की स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि स्टैगफ्लेशन की स्थिति इसलिए नहीं है कि अगर आप जितनी भी एजेंसीज का देख लीजिए, इनफैक्ट अभी कई, चाहे आईएमएफ का भी जो स्टाफ रिपोर्ट है जिसको हम लोग काफ़ी गंभीरता से देखते हैं कि उसमें क्या कुछ कहा गया है, और उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अगले आने वाले समय में 6-6.5% का ग्रोथ रेट आपके पास बना रहेगा। देखिए, जब आप 6-6.5% के ग्रोथ की बात करते हैं तो आपको महंगाई दर 4-5% का चाहिए। महंगाई दर क्यों चाहिए? क्योंकि एक उत्पादक को तभी सामान बनाने के लिए एक मौका बनता है जब उसको अपने उत्पाद पे मुनाफा हो। मुनाफा नहीं होगा वो सामान बनाएगा नहीं। तो अर्थव्यवस्था में जब हम कहते हैं वर्चुअस साइकिल बनेगा, वर्चुअस साइकिल कब बनेगा? जब आपका कंजम्पशन बढ़े, जब आपका डिमांड बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा ये भी उचित नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा हो ये भी उचित नहीं है। तो महंगाई का एक स्तर होना भी जरूरी है, और इसीलिए हमने 2 से 6% का इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखा है, जिसमें 4% का मीडियन रेट लेकर के चलते हैं। ग्लोबली अब एक्सेप्टेबल हो गया कि 4%, 4.5% का मीडियन रेट हमको लेकर के चलना चाहिए। अभी की जो महंगाई दर है जो करीबन 5.6% के करीब है, मुझे लगता है कि आप देखोगे कि अगले 6 महीने में, 8 महीने में इसमें थोड़ी और कमी आएगी, और ये 5-5.25% तक जो है स्थिति आने की उम्मीद है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ये है कि महंगाई को हम कम करें, विकास की रफ्तार को बनाने के साथ साथ उसमें इंक्लूसिवनेस लाएं, यानी कि समावेशी हो, तभी जाकर के ये विकास दर स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन नहीं लाएगा। नहीं तो क्या होगा कि कुछ लोगों के हाथ में डिमांड लिमिटेड होंगी, सप्लाई लिमिटेड हो जाएगा, और वहां पर आपका अगर ग्रोथ रेट, जो कि हम वर्चुअस साइकिल से विशेष साइकिल में चले जाएंगे, तो फिर आपका ग्रोथ रेट इफेक्ट होगा, तब जाकर के स्टैगफ्लेशन के साथ सिचुएशन बन सकती है। अभी के समय में इस बात की आशंका नहीं है कि भारत स्टैगफ्लेशन के दौर में जाएगा। सर, आपने ग्रोथ रेट का जिक्र किया। मार्क ट्वेन नाम के आदमी थे, वो कहते थे कि झूठ 3 प्रकार का होता है, झूठ, सफ़ेद झूठ और आंकड़े। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम, वो कई बार जिक्र करते हैं कि भारत में जो ग्रोथ रेट के जो आंकड़े दिखाए गए वो सच नहीं है। आपको क्या लगता है? आंकड़े कभी भी सच्ची तस्वीर पेश नहीं करते, ये हकीकत है, और आंकड़े को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करना एक अर्थशास्त्री की, क्या कहिएगा, उसकी नौकरी में शामिल होता है। वो जब कभी भी नौकरी में होंगे, चाहे वो रघुराम राजन साहब हों, चाहे कोई भी गवर्नर रहे हो, वो उन आंकड़ों को अपने तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये जब आप कुर्सी से हट जाते हैं तो अब आंकड़ों पे आप संदेह करने लगते हैं, वो अलग चीज़ है।
मैं व्यक्तिगत तौर पे एक अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते इतना ही कह सकता हूं कि आंकड़े एक सच्ची तस्वीर नहीं पेश करते और हर सरकार, हर केंद्रीय बैंक का गवर्नर उस आंकड़े को अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करता है और उसका नतीजा ये होता है कि हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वाली कहानी होती है कि किसी को वो आधा ग्लास खाली दिखता है, किसी को वो आधा ग्लास भरा हुआ दिखता है। हमारे पास जो आंकड़े संग्रहण का जो स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये हकीकत है। और अभी भी हमारे पास जो सिचुएशंस हैं इनफॉर्मल सेक्टर को लेकर के, जो कि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसको लेकर के हमारे पास स्थिति साफ नहीं हो पाती है। तो जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग $3 ट्रिलियन 3 लाख करोड़ डॉलर की इकॉनमी हो गए, 224-225 लाख करोड़ की इकॉनमी हो गए हैं, ये आंकड़े कहीं ना कहीं अधूरे हैं क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र को हमने पूरी तरह से कैप्चर नहीं किया है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि सरकारें आंकड़े को अपने तरीके से पेश करती है, केंद्रीय बैंक अपने तरीके से पेश करता है। इसीलिए किसी व्यक्ति विशेष के कहने पे कि उस व्यक्ति का कहना है कि आंकड़े झूठ है, वो जब वो व्यक्ति उस कुर्सी पर रहता है तो उसी आंकड़े को सच मानता है। बल्कि ये कहना चाहिए कि आंकड़े एक सच्ची तस्वीर पेश नहीं करते क्योंकि आंकड़े जुटाने की जो प्रक्रिया है उसमें काफी दोष है। मेरे बस दो प्रश्न हैं, आपके समय की सीमा है। जो कई बार भारत और चीन में विवाद होता है तो जो लोग होते हैं वो देशभक्ति भाव में आकर कहते हैं कि चीन के जो चीनी सामान है उसको बैन कर देना चाहिए। आपने भी जिक्र किया कि जो भारत की आपूर्ति श्रृंखला है उसमें चीन का अच्छा खासा हिस्सा है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या चीनी सामानों का बहिष्कार संभव है? भावनाओं से अर्थव्यवस्था नहीं चलती, भावनाओं से शेयर बाजार चलता है। अगर अर्थव्यवस्था चलानी है तो ज़मीनी हकीकत देखनी होगी। आज अगर दवा कंपनियों की ज़रूरत क्या है, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, आपके पास वो क्षमता नहीं है। आप कहाँ से लाते हो? चीन से लाते हो। आपको ज़रूरत है चिप की, आप चिप कहाँ से लाते हो? ताइवान से लाते हो। कुछ चिप जो है आप चीन से भी लेके आते हो। कई ऐसे कच्चा माल है जिसको आपकी निर्भरता आपकी चीन के ऊपर है। आप अगर आप आंकड़े देखिए व्यापार के, उसमें बड़ी हिस्सेदारी जो है वो कच्चे माल की है, चीन से आने वाले का। अब आप कहें कि हम चीनी सामान का बहिष्कार करें, हम लोग चीनी सामान को लेकर के दो ही चीज़ रखते हैं दिमाग में, वो दिवाली के समय की लड़ी और कुछ और छोटे मोटे सामान जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के, हमके दिमाग में वही होता है। उस एपीआई को हम भूल जाते हैं जो आपके दवा उद्योग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अभी इस स्थिति में नहीं है कि आप बहिष्कार करके आप अपने उद्योग को चला लेंगे। आपकी दवा उद्योग ठप पड़ जाएगी अगर आपने कहा कि चीन से मैं ₹1 का सामान नहीं आने दूंगा, तो इससे नहीं चलेगा। आपको ज़मीनी हकीकत जाननी है और आपको अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, अपनी क्षमता विकसित करनी है, जिससे कि इस आयात पर निर्भरता आपकी कम हो सके। रातों रात नहीं होगा। आज अगर हम लोग पीएलआई स्कीम्स और ये सारी स्कीम जो बात कर रहे हैं, इसका असर आने में 10 साल 15 साल लगेंगे और उस समय तक आपके लिए वहाँ के सामान को मंगवाना आपके लिए एक ज़रूरत है। आप इसको भावना के तौर पर देखेंगे तो आपके धंधे चौपट हो जाएंगे। सर, मेरा आखिरी प्रश्न है, भारत के पास आज डेमोग्राफिक डिविडेंड है, एक बहुत बड़ी युवा आबादी है और बेरोजगारी का आलम आपको पता ही है। एक बजट उसको ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप सुझाव देना चाहें एक अर्थशास्त्री के तौर पे उस बेरोजगारी के ऊपर हमला करे कोई ये जो बजट है, तो आप क्या सुझाव देंगे जिससे ये बेरोजगारी में कमी आए? दो चीज़ें हैं। एक तो कि क्या है कि हमको मांग बढ़ाना है। मांग अगर बढ़ती है तो कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा सामान उत्पादन करेगी, कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं मुहैया कराएंगी। जब सामान और सेवाएं बढ़ेंगी तो इससे रोज़गार के मौके बनेंगे, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, मांग करेंगे और ये एक साइकिल हमारा डेवलप होता जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि कंपनियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें कि वो नए रोज़गार देने के लिए काम करें, बजाय इस चीज़ के कि आप जो है मल्टीटास्किंग, ठीक, मल्टीटास्किंग अपनी जगह अच्छी है, लेकिन आपको रोज़गार के नए नए मौके तलाशने होंगे। तीसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हम अपने छात्रों को बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार कर पा रहे हैं कि नहीं। हमारे पास एक स्किल मिनिस्ट्री है, उस स्किल मिनिस्ट्री के बावजूद अभी भी कंपनियों की शिकायत होती है, उद्योग की शिकायत होती है कि हमें उस तरीके के लोग नहीं मिलते जो हमारी ज़रूरत है। तो आपको कुछ ऐसे उपाय करने होंगे कि बाजार की ज़रूरत के हिसाब से आप जो स्किल है वो डेवलप कर सके। तो
3 pronged स्ट्रैटेजी आपको लेके चलनी है। पहला, डिमांड बढ़ाना है। दूसरा ये है कि कंपनियों को इनकरेज करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दीजिए। और तीसरा जो आपको करना है वो है कि उन छात्रों को तैयार करना है जो बाजार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो यानी कि आपको अपना सामान विदेशों में बेचना अब उतना आसान अभी नहीं है। तो क्या हम नया बाजार तलाश सकते हैं, जिससे कि नया बाजार तलाशने से क्या होगा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी लेकर के चले। और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये कोई 6 महीने 8 महीने की या साल भर की नहीं होनी चाहिए। 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल की एक अलग अलग टाइम फ्रेम की हम पॉलिसी बना के चले तो शायद हम इस समस्या से अगले 5 साल 7 साल में हम निपट पाएंगे। निपट नहीं पाए तो या कम कर पाए, क्योंकि हमको ध्यान में रखना है कि आज हम जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं वो डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए अगर उनको रोजगार के मौके नहीं मिले तो। आज से कुछ दिनों बाद भारत की जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करेगी। हमने शिशिर जी से बात की और कुछ प्रश्न पूछने की कोशिश की। शिशिर जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया इसके लिए। धन्यवाद।